गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आपको क्या बताता है? वो बताता है कि कितनी तेज एक रिएक्शन होने वाली है। एक रिएक्शन हम जो कहते हैं कि 5 घंटे में कंप्लीट हो रही है, तो उस 5 आवर्स में उसका कितना परसेंट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में एक्चुअल में कन्वर्ट होने वाला है, वो हम सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में। और ये चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म हम यूज करेंगे और उन बेसिक टर्म्स का हम सबसे पहले ज्ञान ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला ज्ञान कहता बच्चों जी, आप यूज करोगे डेल्टा, और बेसिकली अगर मैं बोलूं तो डेल्टा ए यूज करोगे। जहां भी मैं बोलूं डेल्टा ए, तो इसको पढ़ने का तरीका बता देता हूं कि इसको पढ़ते कैसे। डेल्टा का मतलब आप जानते हो, डेल्टा को बोलते हैं चेंज। आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर लिख रखे हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट्स। कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट्स यानी किसी के लिए बोलना है तो उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। और यहां पर ए तो मैंने लिख ही दिया है, तो मैं इस पूरे को अगर रीड करना चाहूं तो क्या रीड करूंगा इसको? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लिख भी देता हूं। बोलेंगे इसको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो अब बच्चों, अगर मुझे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मान लो लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा उसको? सिंपल है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ऐसे अगर मुझे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लिखना है और डी लिखना है तो कैसे लिखूंगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये पहला बेसिक था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी कहता है कि मान लो डेल्टा ए का वैल्यू निकालना है, तो हमने फिजिक्स में लास्ट ईयर पढ़ा है कि डेल्टा को हम कैसे निकालते हैं, यानी चेंज को हम कैसे निकालते हैं? इट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मुझे डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल वैल्यू माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन 1। ये 2 और 1 या F या I सिर्फ इतना सिग्निफाई कर रहे हैं यहां पर कि 2 स्टैंड्स फॉर फाइनल एंड 1 स्टैंड्स फॉर इनिशियल। तो आपको ये इतना याद रखना है। सेकेंड बेसिक टर्म जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिएक्शंस की डेफिनेशन। आप कहते हो कि रिएक्शन की डेफिनेशन ये है सर, रिएक्टेंट से जो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इस पार्ट को नहीं देखना है प्लीज, अभी सिर्फ इसी पार्ट पे रहेंगे। तो आपने कहा कि सर जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उसी को हम नाम बोलेंगे, उसी को हम नाम देंगे केमिकल रिएक्शन। और यस, बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की। क्या है कि रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। लेकिन कुछ चेंजेस पढ़ने हैं हमें कि केमिकल रिएक्शन में कहां क्या चेंज आता है। तो हमने ये कहना है कि ये अगर मैंने 10 kg अगर रखा है रिएक्टेंट, स्टार्टिंग में अगर मैंने 10 kg रखा है, इनिशियली 10 kg रखा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? इनिशियली जब कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना फॉर्म होगा? तो इसका आंसर क्या है? 0। सिंपल है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एट टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0, 10 kg इसमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। मान लो कुछ टाइम के बाद जब रिएक्शन आगे बढ़ी तो मान लो इसमें से 2 kg कम हो गया। कम हो गया मतलब यहां पर साइन लगा दिया नेगेटिव। अरे भाई, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लेना है। तो मैंने बोला कि रिएक्टेंट कितना बचेगा? 8 kg। और प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा? फॉर्म होगा मतलब प्लस का साइन आएगा, और 0 + 2 kg आपके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा? 2 kg। तो फाइनली जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी वो इसकी 10 kg, इसकी 2 kg। ये मैंने एक जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझाया। इस एग्जांपल से मेरे को क्या समझाना? मैंने आपको बोला थ्रू आउट अ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगा वैसे वैसे देखना ये रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। और जैसे जैसे प्रोडक्ट
की तरफ ये रिएक्शन जाएगा, वहां पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अपेयर होने लग जाएगी, और यहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, डिसअपेयर होने लग जाएगी। तो कितनी तेजी से रिएक्टेंट डिसअपेयर हो रहा है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। एंड कितनी तेजी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का अपीयरेंस हो रहा है, इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है कि हमेशा रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा। तो बच्चों मेरे साथ बोलेंगे, हमेशा रिएक्टेंट जो है, रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट थे, ये बेसिक्स थे, और इसी के बाद अब स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल टर्म की तरफ, जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है। तो बच्चों दो टर्म हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तीसरी टर्म जो हमने सीखनी है उसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छे से समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि बड़ी जबरदस्त टर्म है। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन को अगर डिफाइन करना चाहते हो, इट इज माइनस, अब ये एक्स और वाई जो मैंने लिखे इसको भूल जाओ। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज आता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट में चेंज आता है, इसलिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितने टाइम में रिएक्टेंट जो है वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर एक टर्म आया माइनस, कि माइनस क्यों लगा, तो माइनस इसलिए लगा क्योंकि बच्चों जी अभी मैंने बताया था कि रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि माइनस जो सिग्निफाई कर रहा है वो डिक्रीज सिग्निफाइज कर रहा है, कि डिक्रीज आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कंप्लीट होने वाला है। इसका एक और तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि ये माइनस क्यों लगा है, वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी याद रखना माइनस का मतलब डिसअपेयर हो रहा है, ठीक है, मतलब कम हो रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। अब इधर आते हैं, कह रहा है प्लस 1 बाय वाई, वाई क्या है, एक्स क्या है, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, करेंगे जरूर। 1 बाय वाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आएगा। भाई रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की फॉर्मेशन रिएक्टेंट क्या होता है, कम होने लग जाता है। तो मैंने यही डिस्कस करना है कि कितना चेंज आ रहा है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, यही हमें डिस्कस करना है, और इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब दो वर्ड्स और आ जाते हैं अच्छे से, उसको भी देख लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये याद रखना है। तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस क्या होता है, सिर्फ ये 1 बाय एक्स एंड 1 बाय वाई हटा दो, सिर्फ इतना हटा दो, तो जो बाकी का बचा ना उसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ डिसअपेयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। कैसे बताता हूं, 1 बाय एक्स हटा दिया, माइनस क्या आया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डिवाइड बाय किससे, टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया हमने इसे, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, अपीयरेंस का रेट ऑफ रिएक्शन किसके फॉर्म से, किससे होगा, प्रोडक्ट से, डिसअपीयरेंस किससे होगा, रिएक्टेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय, यहां से आ गया टाइम टेकन, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, और ये तीनों चीजें जो मैंने लिखी हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको क्या करना है, अभी एक पेन और पेपर उठा लो जल्दी से, जब तक वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर उठाओ, बिल्कुल तैयारी से के साथ बैठ जाओ और मेरे साथ ये पढ़ने लग जाओ। तो बच्चों हम सीख रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में,
रेट ऑफ डिसअपेरेंस के बारे में, रेट ऑफ अपेरेंस के बारे में। ये 3 वर्ड्स हैं जो हमें अच्छे से एग्जाम्पल से सीख के चलने हैं। मैं एक एक एग्जाम्पल लिखते जाऊंगा, आप 2 एग्जाम्पल शुरू के मेरे साथ सीखेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके तीसरे एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करेंगे और फिर वीडियो को देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं। कहता है एक रिएक्शन हो रही है, मान लो ए से बन रहा है बी, ये बन रहा है, ठीक है, इतनी सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, यहाँ पर भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका 1, ये मैंने लिख दिया। अब मेरे को कहता है कि बॉस रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हो? माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा से एक बार लिख देता हूं, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने पर ध्यान देना है बस, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब एक चीज अब बता रहे हैं यहाँ पर x क्या है और y क्या है। जो a के आगे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो है x, जो b के आगे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो है y। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिख दिया 1/1, ये मैंने लिख दिया 1/1। क्यों? b के आगे लिखा था 1 तो 1 से डिवाइड कर दिया, a के आगे लिखा था 1 तो 1 से डिवाइड कर दिया, इतना सिंपल है। अब सीखना है इसमें रेट ऑफ डिसअपेरेंस कैसे निकालना है। डिसअपेरेंस याद रखना है, डिसअपेरेंस जहां पर भी हम बात करेंगे वहां रिएक्टेंट की बात चल रही है, प्रोडक्ट की बात नहीं चल रही है। तो रिएक्टेंट इन सब में से कौन सा है? ए है, और प्रोडक्ट कौन सा है? बी। तो आप रेट ऑफ डिसअपेरेंस में सिर्फ ए की बात करोगे, और ए की कैसे बात करनी है? इट इज जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको हटा दोगे, बाकी एक्सप्रेशन सेम लिख दो। माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। मुझे निकालना है रेट ऑफ अपेरेंस, ये निकालना है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना? माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी, ये आ जाएगा। ये आपने जब देखना है अपेरेंस जब प्रोडक्ट पूछा हो, ये आपने जब लिखना है जब आपसे रिएक्टेंट पूछा हो। ये है आपका पहला एग्जांपल। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो बच्चों सेकंड एग्जांपल जो है वो कह रहा है 2a से बन रहा है प्रोडक्ट, या b बन रहा है मान लो, और b भी बन रहा है, 3b बन रहा है, ठीक है। अब वो कहता है आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस, आपको निकालना है रेट ऑफ अपेरेंस। बेटा इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, इतना ध्यान रखना है। करते हैं। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा? माइनस 1/2, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब मुझे बी की टर्म से निकालना है तो क्या होगा? प्लस 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा। इतना सिंपल करना है। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ डिसअपेरेंस अगर निकालना है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस कैसे निकालेंगे? देखो, रेट ऑफ डिसअपेरेंस में आप स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हटा देते हो, और रेट ऑफ डिसअपेरेंस में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 इधर की तरफ। तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी। तो आपको याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा ही आएगा, और रेट ऑफ डिसअपेरेंस और अपेरेंस में आपका कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो वो ए के रेस्पेक्ट में भी उतना ही आएगा और बी के रेस्पेक्ट में भी उतना ही आएगा। और ये जो ए के रेस्पेक्ट में आ रहा है और बी के रेस्पेक्ट में आ रहा है, देखो वो अगर हमें इक्वेट करना है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग आएंगी, लेकिन इसको इक्वेट करना है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम एक और एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल आप करोगे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो ये कहता है मेरे पास है बच्चों 5a से बन रहा है 8b,
ये बन रहा है 5A से 8B। देखो इसमें हमने निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी से इसमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस, इसमें हम निकालना है रेट ऑफ अपेरेंस, ये निकालना है। तो बच्चा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, जल्दी से देखेंगे इसको। कैसे कैसे, इट इज -1/5 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब आगे आगे क्या आएगा, प्लस डेल्टा 1/8 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी। अब क्या करोगे, ये जो टर्म लिखी है ये तो आप खुद निकाल लोगे ना। आई एम वेरी मच श्योर कि आप ये जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस है और अपेरेंस आप निकाल लोगे। ये था अपना पहला टॉपिक जिसमें हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ अपेरेंस कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके पास कहता है दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दो टाइप की मेजरली रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे, पहला रेट ऑफ रिएक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कुछ ऐसा है, मैंने 3 बना दिया सॉरी, वो कुछ ऐसा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम एवरेज रेट में एक्सप्रेस करते हैं और बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम एक इंस्टेंट पे बताते हैं और उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जिसको हम थ्रू आउट द रिएक्शन कैलकुलेट करें उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जिसको हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करें उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जहां पर टाइम टेकन बहुत ही कम होगा वहां पर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यूज करेंगे, जहां टाइम टेकन ज्यादा होगा वहां पर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हम जितनी भी अभी तक टर्म पढ़ते आ रहे थे वो थी आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं इसका एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको और फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे चलेंगे। ये मैंने कहा एक रिएक्शन है ए और ए से बन रहा है बी। अभी इसका हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा होगा, याद होगा आपको क्या लिखा था इसका रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी। ये हमने आपको करवाया। अब उसके टर्म पे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म पे चलते हैं। ये कहता है कि इट इज नॉट लाइक कि हम थ्रू आउट द रिएक्शन बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल पर। और आपने पर्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल पे ये देखा होगा जब भी हमें डेल्टा टी अप्रोच हो जाता है 0 के तो डेल्टा को हम डी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहां पर डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 यानी बहुत छोटा होगा डेल्टा टी, वहां पे आप डेल्टा की टर्म की जगह आप ये डी यूज करते हो, यानी डिफरेंशिएशन यूज करते हो वहां पे। तो मैंने कहा कि अगर मुझे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा concentration of A by delta T when delta T approaches to zero, this become D concentration of A by dt और यहां पर साइन आ जाएगा माइनस का। अगर सेम मैं प्रोडक्ट की टर्म से लिखने जाऊं तो मैं लिखूंगा प्लस डेल्टा concentration of B by delta T when delta T approaches to 0, this will convert into plus D of concentration of B by dt। तो ये वाली जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी आपके पास, ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ये जो आएगा आपके पास उसको बोलेंगे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आई होप गाइस यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमें अगला टॉपिक जो समझना है उसके लिए हमें ये समझने पड़ेंगे 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट कह रहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। तो कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो जाती है, जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है, ऐसी ही रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो मल्टीपल स्टेप्स लेती हैं कंप्लीट होने में, उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
इन सारी रिएक्शंस का हमें ये पता करना है कि कितनी तेज ये रिएक्शन होगी, कितनी स्लो ये रिएक्शन होंगी, और इन पर क्या क्या फैक्टर असर डालने वाले हैं, इन रिएक्शंस पे किस किस फैक्टर का क्या क्या असर पड़ेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट पढ़ने, रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। और देयर आर 4 फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर, दूसरा फैक्टर है प्रेशर का फैक्टर, अगर गैसियस टर्म्स हो तो प्रेशर का फैक्टर, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर का फैक्टर, और चौथा फैक्टर है कैटलिस्ट का फैक्टर। ये 4 चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप समझोगे कि कैसे रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। ऐसा नहीं कि फास्ट ही करनी रिएक्शन, ऐसा भी कुछ रिएक्शन को स्लो भी करना है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो डिफाइन करेंगे कि रिएक्शन जो है हमारी वो गिवन टाइम इंटरवल में फास्ट होगी या स्लो होगी। इसमें से हम पहला आपको रेट ऑफ रिएक्शन का फैक्टर बताने जा रहे हैं आज की क्लास में, और उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। तो चलिए पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन से क्या असर होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो आपस में टकराते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर यही मॉलिक्यूल 4 होंगे तो वो आपस में टकराएंगे, यानी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी रिएक्शन भी जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो मैंने यही कहा जितने ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जितनी ज्यादा उनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हम कहते हैं इसी को ही हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो रेट लॉ की फॉर्म से डिफाइन कर रहे हैं। और रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया था, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। ठीक है, जैसे ही मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूंगा तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज k इनटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। एक एक टर्म अप्लाई करते डिफाइन करते हैं। r को बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, k को बोलेंगे रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन को तो आप जानते ही हो, n को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी मैं इनमें से कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रखा है, उसी को सोच के चलेंगे। अभी इसका एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे, किसके लिए क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये है जब हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा तब हम ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, A प्लस B से हमारे पास बन रहा प्रोडक्ट, ये बन रहा है। अब मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा, ये है आपका स्मॉल b, ये है आपका स्मॉल a, वेयर एज दिस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n। थोड़ा सा समझ के चलना है बेटा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना कि सर ये अल्फा कहां से आ गया, बीटा कहां से आ गया, n कहां से आ गया, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। आगे पूरे लेक्चर को देखना है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास k, a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा, वेयर इज अल्फा बीटा इज प्लस कर देंगे तो इसको n आ जाएगा। अभी अल्फा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, बीटा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये है, ठीक है। इनको जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेट लॉ को लिखना सिखा रहा था मैं आपको, अब रेट लॉ को आगे कंसीडर करते हैं एग्जांपल्स पे कि इसको लिख कैसे सकते हैं, फिर मैं डिफाइन करूंगा रेट लॉ क्या कहता है, ठीक है। जल्दी से एग्जांपल पे ध्यान रखेंगे बेटा। कहता है ए से बन रहा प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, मान लो ये है। कहता है डिफाइन रेट लॉ, रेट लॉ बताओ क्या होगा। तो मेरे बच्चों ये कैसे कर सकते हैं हम, रेट लॉ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 ये बोला हुआ था। और रेट लॉ हमने क्या डिफाइन किया था, आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन
की पावर क्या हमने डिफाइन किया था, n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखना सीख रहे हैं, सिर्फ लिखना सीख रहे हैं। R इज इक्वल टू के, R इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या लिख दिया, n, और n क्या है यहाँ पर बोला हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, तो n की वैल्यू क्या रख दोगे, 0, बस इतना लिखना था। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, कहता है a reaction is first order with respect to A, ये कह रहा है। अब कहता है इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, इतना सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं सोचना। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, यानी A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, 1, एक्सप्रेशन मैंने यहां लिख दिया, कुछ नहीं किया मैंने इसमें। अब ये दोनों चीजें जो हमने लिखी हैं, इससे हटके एक और एग्जांपल पे जाते हैं। कहता है एक रिएक्शन है, A प्लस B से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा। अब कहता है इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज 1 एंड B इज 0, ये क्या है, डिफाइन रेट लॉ, कि रेट लॉ क्या है, कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के रेस्पेक्ट में कितना है, 0, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर कितना आ जाएगा, 0। ये लिखने का तरीका था बस, और कुछ नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका था कि अगर आपसे बोल दे कि रेट लॉ लिख के दिखाओ, तो रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं, ये है एग्जांपल रेट लॉ की, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं, उनके बेसिस पे हमारे पास एक लॉ आया जिसका नाम था रेट लॉ। ये जो रेट लॉ हम पढ़ रहे थे वो कहता है कि R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। तो ये सारी टर्म्स हैं क्या, अब वो एक एक करके सीख रहे हैं। पहली टर्म ये अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा जो होते हैं वो आपके एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट होते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के, और वहां से आपको ये एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट्स मिलते हैं। तो ये हायर लेवल की बातें, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको ये याद रखना है कि गिवन होंगे अल्फा एंड बीटा, तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट्स। इन एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास n आ जाएगा, और n को बोलोगे ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो रटंत विद्या वाली डेफिनेशन इसकी याद कर लेते हैं, अभी याद कर लेते हैं, फिर समझेंगे ये क्या बताता है आपको। ये कहता है इट इज द सम ऑफ, चलो लिखते चलते हैं, इट इज द सम ऑफ, ठीक है, सम कर रहे हो, पावर्स ऑफ, ये इसकी पावर है, किसकी पावर है ये, इन रिएक्टेंट्स की, पावर्स ऑफ रिएक्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये इसको डिफाइन करने का एक तरीका है कि अगर मुझसे कभी पूछ दे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा। कैसे डिफाइन किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन, ये सम है, किसका सम है जी, इन पावर्स का, जो ये रिएक्टेंट्स की पावर है, और ये रिएक्टेंट्स की पावर कौन सी एक्सप्रेशन में आ रही है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ये हमने लिखा एन। अब मैंने कहा कि इसको डिफाइन कैसे करना है माइंड के हिसाब से, तो यहां पर ये इस एग्जांपल समझे। कहता है अ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या है, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 0, इसका मतलब आर इज इक्वल टू के आ गया, ए की पावर 0 क्या होगा, 1। ये कहता है कि जो रेट है ना वो ए पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, जीरो ऑर्डर में जो रेट है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ये बताएगा कि रिएक्टेंट पर कितना डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, कि मैं रिएक्टेंट को चेंज करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मान लो यही लिखा होता है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, मान लो ऐसे लिखता विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये कहता अगर ये लिखा होता है इसमें, तो मैं क्या बोल देता है इसको, R इज इक्वल टू क्या जाता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर A की पावर 1, ये आ जाता।
इसका मतलब यहां पर अब मैं क्या कह रहा हूं कि रेट जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि अगर मैं ए में लेट अस सपोज अगर मैंने ए की वैल्यू यहां पर 2 रख दी तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा 2k, और ए की मैंने 4 वैल्यू रख दी तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा 4k। यानी जितना ज्यादा ए में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज आएगा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि कितना रिएक्शन जो है डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आने पर। ये आपको बताएगा कौन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका पहला एग्जांपल था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं के की तरफ कि के क्या कहता है। तो के जो है आपका वो कहता है, के को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो के क्या है, देखो के इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट, ये होता है। अब के को डिफाइन कैसे करना है, इसमें पुट करो 1 मोलर, इसमें पुट करो 1 मोलर, तो 1 की पावर अल्फा क्या हो जाएगा 1, 1 की पावर बीटा क्या हो जाएगा 1। मैं कह रहा हूं R इज इक्वल टू क्या करना है, K इंटू 1 की पावर अल्फा इंटू 1 की पावर बीटा, ये टोटल कितना आ जाएगा R इज इक्वल टू K। दिस कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट is equal to rate of reaction when concentration of all the reactants is unity। मतलब जितने भी रिएक्टेंट दे रखे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर यूनिटी यानी 1 मोलर हो जाएगी तब आप कहोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ये 2 चीजें हमने आपको डिफाइन कर दी है, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। तो अब हमें जो डिस्कस करना है वो है यूनिट्स ऑफ आर एंड के, और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आगे के टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे। तो ये आर और के क्या है, इसकी यूनिट क्या है बताता हूं। आर ये स्मॉल आर है, गलती से कैपिटल लिख दिया था, स्मॉल आर रेट ऑफ रिएक्शन है, और मैंने इसको कैसे बताया कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, ये इसकी यूनिट है, यानी कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोलैरिटी, और टाइम की यूनिट होती है पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर पर सेकंड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी, आसान सी यूनिट है। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाले तो R इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर N, ये तो हमने पढ़ा, ठीक है, इसको इधर ले जाओ। R डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर N जो है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K। सॉल्व करते हैं। R रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रहा ना, ठीक है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर की पावर N, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। देखो मोल पर लीटर 1 माइनस N, बेस सेम होता है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K। ये यूनिट है K की। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और आप तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें, इस चैप्टर के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। इस वीडियो को तब तक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जितना पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाएं इस चैनल को। बाय बाय।